Hello everyone, this is CA Sanket Kulkarni from HGPA Classes Pune. So this is a very short video on the MCQ answers for your paper of Fundamentals of Business Economics and Management. First पेपर को अगर मैं थोड़ा रिव्यू करने जाऊँ, पेपर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, पेपर was not very easy also, it was somewhere between the moderate range. Anyone who has covered गुड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कोई चैप्टर अपने ऑप्शन में नहीं रखा है, अच्छे से कवर किया है, तो यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड 60 प्लस आपको मिलना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपके 30 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए, ऐसा पेपर था. हाँ, काफी आसान भी नहीं था, कॉन्सेप्ट्स वर टेस्टेड, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वर टेस्टेड, कुछ चीजें ऐसे क्वेश्चंस थी, एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाला क्वेश्चन था जो बहुत ही नीश एरिया से उन्होंने पिक किया था. अगर मैं पैटर्न देखूं, पैटर्न को इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया है, जैसे उन्होंने स्टडी मटेरियल में कंटेंट के पेज पे जो पैटर्न दिया था, दैट पैटर्न ऑफ मार्क्स से कौन से चैप्टर से कितना आएगा, दैट दे हैव फॉलोड टू अ गुड लेवल ऑफ एक्सटेंट. बाकी पेपर्स को अगर देखा जाए तो पेपर वाज इजी टू मीडियम के कैटेगरी में पेपर था आपका. ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस वेरी क्विकली. पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी तीन टाइप के थे. पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये तीन प्रॉब्लम्स छोड़ के अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हेन टू प्रोड्यूस गलत, वेयर टू प्रोड्यूस गलत, हाउ मच टू प्रोड्यूस नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस है, हाउ मच टू प्रोड्यूस है, सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन नन ऑफ द अबव. ठीक है, बहुत लोगों ने ये वर्ड हाउ देख के इसको टिक किया रहेगा, बट नहीं, आप अंदर कंटेंट पढ़ोगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी का. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर कर्व आपको याद आ रहा है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा रहता है, इट्स अ कॉनकेव टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू द ओरिजिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ये क्वेश्चन अच्छा था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. Which of the following statements is correct? पहला, demand schedule shows the list of quantity demanded of different goods at same price. नहीं, it is same good at different price. तो पहला ऑप्शन गलत है. Next, market demand schedule is the vertical summation of individual demand schedule. See, market demand schedule का मतलब क्या होता है, अगर एक मार्केट है आपके पास, मार्केट ए, दूसरा मार्केट है मार्केट बी, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड. अब जब ऐड करोगे तो एडिशन इज हॉरिजॉन्टल एंड नॉट वर्टिकल, तो यहां पे वर्टिकल समेशन गलत है. द करेक्ट आंसर शुड बी हॉरिजॉन्टल समेशन. तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स. अगर तीसरा आपने टिक किया है तो आप गलत हो. क्यों गलत हो? डिमांड शेड्यूल शोज अ लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस. देख, डिफरेंट प्राइसेस अलग है, बट डिफरेंट गुड्स, ये गलत है. इट इज सेम गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, एट विच पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम. हमने एक ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा था इलास्टिसिटी का. ज्योमेट्रिक मेथड में हमने देखा था कि अगर डिमांड कर्व ऐसा है तो यहां पे इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, यहां पे इलास्टिसिटी मोर देन 1, यहां पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, लेस देन 1, और यहां पे जो है इलास्टिसिटी 0 होता है. तो एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट द इलास्टिसिटी इज मिनिमम. एट द बॉटम पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंशन मतलब एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. याद करो, एक्सपेंशन कब होता है सप्लाई का, अगर आपका प्राइस बढ़ा और उससे सप्लाई बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. अगर प्राइस चेंज हो रहा है और सप्लाई चेंज हो रहा है, इट इज रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन. बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन है, द आंसर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड प्रोडक्ट. उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होता है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग एज आउटपुट इंक्रीज. मैंने आपको बोला था कॉस्ट कर्व्स में ये कर्व आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इनफैक्ट सारे कर्व ध्यान रखने पड़ेंगे. ये टेस्ट किया था कि कौन सा कर्व कंटिन्यूअसली गिरता है एज आउटपुट इंक्रीजेस. इट इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व. एएफसी ऐसा कर्व है जो आउटपुट बढ़ने के साथ साथ गिरते जाता है. ठीक है. Which of the following values does the marginal product does not take. देख, एमपी एपी के डिस्कशन में देखा था, एमपी पॉजिटिव हो सकता है, एमपी 0 भी हो सकता है, और एमपी नेगेटिव भी हो सकता है. सो क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा वैल्यू वो नहीं लेता है. बच्चों, वो 0 भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो क्या नहीं हो सकता, तो इन तीनों में से वो सब कुछ हो सकता है. तो आंसर इज कैन नॉट बी डिफाइंड. None of these basically. Next, if in an economy demand increases while supply remains constant, demand बढ़ रहा है, supply constant है, क्या होगा? देखो,
मैंने बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ग्राफ बनाओ बेहतर रहेगा। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व। आपका डिमांड बड़ा मतलब ये हो गया आपका डिमांड, सप्लाई आपका कांस्टेंट है, तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा। तो आप देख सकते हो ब्लैक इज न्यू, रेड इज ओरिजिनल। यू कैन सी योर प्राइस इज इंक्रीजिंग, योर क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। सेलिंग कॉस्ट दो मार्केट्स में होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बहुत ज्यादा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपैरेटिवली कम, बट यहां पे ये फीचर है दोनों मार्केट्स का। द आंसर इज बोथ बी एंड सी, ओलिगोपोली एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। डैश रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। मैंने आपको बोला था कि अगर आप बच्चे हो, अगर आप लेडीज हो, तो आपके लिए प्राइस अलग अलग चार्ज क्या रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर सेगमेंट और कस्टमर ग्रुप, और वो होता है अंडर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में आपका AR/MR हमेशा सेम रहेगा। इन परफेक्ट कंपटीशन AR/MR इज ऑलवेज व्हाट सेम। 62, in which of the following markets there is no entry and exit of the firm? देख, perfect competition free entry exit, monopolistic competition free entry exit, monopoly no entry and no exit. So the correct answer is option A. In economics, dash is a formal association of independent firms or individuals who decide to restrict the supply or fix prices, aiming to increase profits and market dominance. Is the perfect example of a collusive oligopoly, जिसको हमने बोला था क्या, cartel. Cartel या collusive oligopoly is the perfect example of this particular MCQ. Next, a monopolist firm इन शॉर्ट रन, मैंने आपको लिख के दिया था समरी कि परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या होगा, मोनोपोली शॉर्ट लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, इट कैन इनकर लॉसेस आल्सो, इट कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अप, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, करेक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस लीडरशिप कैन बी सीन इन ओलिगोपोली में। अपने को कुछ मॉडल्स थे, बर्ट्रैंड मॉडल, फिर देयर वाज अ स्टेकलबर्ग मॉडल, फिर कुर्नॉट मॉडल करके था। उसमें स्टेकलबर्ग मॉडल में ये पॉइंट कवर था प्राइस लीडरशिप का। तो मैंने आपको बोला था कि आप चेक करना, जब जब एप्पल नया फोन लॉन्च करेगा, सैमसंग लॉन्च करेगा ही, बिकॉज सैमसंग इज अ फॉलोअर, एप्पल इज अ प्राइस लीडर। तो ये होता है कौन से मार्केट में, इन ओलिगोपोली। ठीक है। इन परफेक्ट कंपटीशन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज टेकन इनटू अकाउंट। गलत, परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, परफेक्ट नॉलेज होता है। द फर्म कैन टेक अ डिसीजन ऑन द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। करेक्ट, फर्म कैन डिसाइड ऑन द क्वांटिटी, फर्म कैन नॉट डिसाइड ऑन द प्राइस, बिकॉज प्राइस तो मार्केट फिक्स करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, विच मार्केट हैज लीस्ट सेलर। भाई मोनोपोली एक ही सेलर होता है, लीस्ट मतलब कम से कम सेलर कहां पे अवेलेबल है, मोनोपोली में अवेलेबल है। डुओपोली में दो होता है, मोनोपोली में एक एक होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मनी इज कंसिडर्ड एज नैरो मनी इन इंडिया। कुछ M1, M2, M3, M4 थे, उसमें से फॉर्मूला मैंने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप वो नाम याद रखोगे, M1 मतलब क्या, M1 इज नैरो मनी, M3 इज ब्रॉड। नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब बड़ा। तो द करेक्ट आंसर इज M1 नैरो मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सी, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द एवरेज प्राइस लेवल्स इन द इकोनॉमी इंक्रीज। मतलब एवरेज मतलब ऑलमोस्ट सभी गुड्स के प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सिर्फ एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, उस वजह से इन्फ्लेशन होता नहीं है। तो इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है सबके लिए बढ़ेगा, यस इट इज अ कॉज। इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड, भाई इससे तो सिर्फ गोल्ड का इन्फ्लेशन होगा, तो इसलिए दिस आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज इससे जनरल इन्फ्लेशन नहीं होता, इससे सिर्फ गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, करेक्ट। इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, करेक्ट, इन्फ्लेशन होता है। Temporary loan facility provided by RBI to state and central government. Ways and means advances, WMA. Ways and means advances is a short-term overdraft facility provided to the central and state government by RBI. Which of the following organizations does not provide industrial credit? भाई साहब, NABARD
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सॉरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट आपको देता है नाबार्ड, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह। डिबेंचर इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एसडीआर, हाँ ये क्वेश्चन था जो अगेन अच्छा क्वेश्चन था। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कौन से 5 करेंसीज आती है? मैंने बोला था स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 करेंसी आएगी, बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। कौन से? यूएस डॉलर्स, यूरोज, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज का एक करेंसी है और जापानीज येन है। ये 5 करेंसी आते हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 5। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई माइट रिजॉर्ट टू, दिस वाज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए? सी, अगर इन्फ्लेशन है मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है मतलब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई कम करना है मतलब बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचना चाहिए। तो आरबीआई ने करना क्या चाहिए? पहला, रिड्यूसिंग सीआरआर। सी, अगर आरबीआई ने सीआरआर कम किया, अगर आरबीआई ने सीआरआर कम किया तो हमने पढ़ा था मनी सप्लाई हमेशा बढ़ता है। इफ आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर, मनी सप्लाई ऑलवेज इंक्रीजेस। बट अगर मनी सप्लाई बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। बट रेपो रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ बोरो करते हैं, अगर वो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक्स को बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो बोरो नहीं करेंगे तो आगे लेंड क्या करेंगे? तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई कम करना है, आपको रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ऑल ऑफ द अबव देख के तुम लोग हुए रहेंगे सर टिक करते हैं ना, नहीं यार, अगर आप सीआरआर कम करोगे तो आपका इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। उल्टा सीआरआर बढ़ाना चाहिए टू कंट्रोल व्हाट? इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप। डैश इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी मैंडेटेड टू अक्वायर एंड एग्रीगेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नेशनल असेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NARCL। वो आपके सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए थे, उसमें से पूछा गया है NARCL। ये आपका असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बैंक्स के एनपीएस को टेक ओवर करता है टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। सेबी जब नाम आएगा स्टॉक एक्सचेंज का। इजी क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडर पेस्टल फ्रेमवर्क, एस स्टैंड्स फॉर सोशल, टी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल। उसमें से एस क्या था? एस सोशल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट? माइक्रो इज अ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, बट ऐसे जो आपके आसपास है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो भाई सीधा सीधा मैक्रो में आएगा, वो मैक्रो में आता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नॉट इन माइक्रो एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी? ये आपका वुकाफू से पूछा गया था। अब वुकाफू जो था, इट इज यूजुअली अ वेरी इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट, बट उसमें से इस बार पूछ रहे, मैंने वही बोला, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही नीश एरियाज में से क्वेश्चंस बनाए हैं। इसका करेक्ट आंसर था यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया। तो अब तक 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफिकल्ट थे, बाकी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट? देखो, आपके इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या? कि जो आपके कंट्रोल में है। वेंडर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपके वेंडर को किसी दूसरे कंपनी ने ऑफर दे दिया अच्छा सा, तो वेंडर आपको छोड़ के चला जाएगा। आपके हाथ में नहीं है वेंडर को कंट्रोल करना, बट आपके एम्प्लॉइज, रॉ मटेरियल्स, मनी या आपसे कंट्रोल में है। अब बहुत लोगों ने इसको मनी क्या रहेगा ऐसा मेरे को लग रहा है, बट गलत है वो आंसर। द करेक्ट आंसर इज वेंडर। ग्लोबलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन मैक्रो एनवायरनमेंट, डज नॉट इंक्लूड। ग्लोबलाइजेशन में आपका फेमा आएगा, बिकॉज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन तो फेमा का आना पड़ेगा। मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट ट्रेड ब्लॉक्स, आपको अलग अलग कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे तो ट्रेड ब्लॉक्स में आ जाएंगे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। डीवैल्यूएशन मतलब डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, ये आपके ग्लोबलाइजेशन का इतना बड़ा पार्ट नहीं है, तो इससे करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी, डीवैल्यूएशन। द ऑथराइज्ड एजेंसी ऑफ मैनेजिंग ई रूपी इज आरबीआई। देख, रुपया हो, ई रुपया हो, आरबीआई ही मैनेज करेगा। हाँ, बट जो पेमेंट्स फैसिलिटेट करता है वो है ये वाला एनपीसीआई। तो आप जब यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको पावर्ड बाय एनपीसीआई आता है।
अब वो एनपीसीआई सिर्फ फैसिलिटेट करता है, मैनेज आरबीआई करेगा। नेक्स्ट, माइक्रो एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, जो आपके आसपास का एनवायरमेंट होता है। दिस इज योर इकोनॉमिक्स। फिर मैं सेक्शन बी में जाऊं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, हां। कंटिन्यूअस, हां। डायनामिक, हां। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सर हम पुणे में हैं, हमको नासिक जाना है, तो प्लान करना पड़ेगा ना भाई। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए, प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट थियोरी? तो ये जो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी है, ये आपका कंटेंट थियोरी में आता नहीं है, बाकी सारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट 89, डैश सजेस्ट दैट individuals compare their own input outcome ratio, for example efforts put in versus compensation received with that of others, for example colleagues and friends। उगत इसको बड़ा करके रखा है आपका, ये सही से ये एग्जांपल किसका है? इक्विटी थ्योरी का है। The decisions which are frequent and repetitive in nature are called as programmed decisions। Who introduced the concept of 5 functions of management? It is Henry Fayol। मैनेजमेंट का पोर्शन फिर भी आसान था, हेनरी फेयोल। इतना भी आसान नहीं था वैसे। द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। आपको अल्टीमेट कंट्रोल लगाने पड़ेंगे ऑन द यूजर एंड प्लानर के बेसिस पे। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव is the last step in the decision making process। Dash is a mental shortcut or a rule of a thumb that helps to make quick decisions and judgments without having to think through every detail। Heuristic behavior जो है ये होता है आपका correct answer। Which of the following is not a characteristic of control phase? Preparing the budget, ये controlling में नहीं, ये planning में आता है। Preparing the budget is not a controlling phase, it is in planning phase, ठीक है। According to Herzberg, which one of the following is a maintenance factor? Salary is a maintenance factor। आपको एम्प्लॉयज को मेंटेन करना है, उनका सैलरी कंट्रोल करो आप। Communication begins with idea generation। आइडिया के बिना कम्युनिकेशन कैसे होगा? The form of organization known for giving rise to rumors। तुला माहिती है का, लिफ्ट में मैंने उन दोनों को पकड़ा, इट इज व्हाट? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रूमर्स पकड़े जाने का। नेक्स्ट, who among the following is a agent? Manager is always a agent। Which of the following is not concerned with staffing? Recruitment, training, selection सब staffing का पार्ट है। Publicity जो है वो staffing का पार्ट नहीं होता है, तो correct answer is publicity। ठीक है। So this was a very quick feedback और very quick MCQ answers of your economics and management paper। I hope आपका पेपर अच्छा गया हो। I hope सबको 60 प्लस मिले इसमें, and hope to see you all very soon in CMA Intermediate। अगर आपको CMA Intermediate के क्लासेस के इंक्वायरीज करने हैं तो नीचे आपको फोन नंबर्स मिलेंगे, आप प्लीज उसको कॉन्टैक्ट करना। We at HGPA are providing exclusive CMA intermediate coaching and also CMA final coaching। हमारे marathons available है YouTube पे। We have multiple revision sessions on our YouTube। The entire team is over here। So आप फटाफट से फाउंडेशन क्लियर करो और इंटर में we are going to be there for an amazing journey guys। ठीक है। Thank you very much। Enjoy your vacations। See you।